आज के मुख्य समाचार। एलपीजी की बिल्डिंग प्रणाली दुरुस्त करे हिमाचल सरकार, केशव चौहान। धरातल पर विकास शून्य, डॉक्टर राजू बिंदल। विधानसभा सत्र हंगामे के साथ शुरू। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। विनय कुमार का विपक्ष पर पलटवार। कांगड़ा जिला में शुरू होंगे नए पालना केंद्र। प्रिविलेज मोशन पर सीएम सुक्खू का पलटवार। जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा हमला। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। सत्र के लिए 834 प्रश्न पहुंचे हैं। ऐसे में प्रदेश विधानसभा का सत्र आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत होते ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन की ओर कूच किया और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 75 एक्ट के मुद्दे पर प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार का चौथा वर्ष है और चौथा बजट पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा सरकार के पास केवल एक बजट पेश करना बाकी रह गया है। ऐसे में सरकार को अपने कामकाज का हिसाब देना होगा। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाता रहेगा। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हुए इस हंगामे से यह साफ है कि आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही काफी गर्म रहने की संभावना है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठी घोषणाएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठी घोषणाएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठी घोषणाएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदन को गुमराह करना बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झूठी घोषणाएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं पकड़ू फोन नहीं पकड़ पाएगा, नहीं बनेगी फ्रेम, नहीं बनेगी। बजट सत्र का ये दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा है और इससे पहले बजट सत्र का ये दूसरा फेज जो है वो शुरू हो, हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष जा करके जो मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर बार बार झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह करते हैं, वो प्रिविलेज की श्रेणी में आता है। सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है और इसलिए मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हम स्पीकर महोदय जी को आज देने जा रहे हैं। हम इस बात को मान सकते हैं कि पहले साल नए थे, कुछ बातें नए मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे बोली गई होंगी, गलती से बोली गई होंगी, लेकिन चौथा साल अब शुरू होने जा रहा है। 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, चौथा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है और इसके बाद एक ही बजट बचता है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी का झूठ बोलना, सदन को गुमराह करना, सदन के अंदर कुछ बोलना, ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कायदे से तो बात ये बनती है कि जनसभा में भी मुख्यमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लज्जा रहित होकर के झूठ बोलना सदन के अंदर। और ऐसे एक वाक्य नहीं, अनेकों वाक्य हैं, उसकी सारी डिटेल हमारे पास है, कुछ हमने उसमें कंपाइल किए हैं। इसलिए आज नियम 75 के अंतर्गत प्रिविलेज मोशन हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिर्फ मुझे इतना ही कहना है और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के उसकी डिटेल बात करने की आवश्यकता होगी तो सदन के अंदर बात
हिमाचल प्रदेश में चौथे बजट से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार पिछले 3 वर्षों में केवल घोषणाओं तक ही सीमित रही है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अब अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है, जो उसके कार्यकाल का अंतिम वर्ष भी है। ऐसे में प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि पिछले 3 बजटों में की गई घोषणाओं का क्या हुआ है और वे धरातल पर क्यों नहीं उतर पाई। डॉक्टर बिंदल ने आरोप लगाया कि सरकार ने हर बजट में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन्हें लागू करने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार युवा आंदोलन कर रहे हैं, जबकि महिलाएं, किसान और बागवान भी परेशान हैं। उन्होंने प्रदेश में विकास कार्यों के ठप पड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस के 2022 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने उसे कैबिनेट में सरकारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उसमें किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने विशेष रूप से 1 लाख सरकारी नौकरियों और पहले वर्ष में 5 लाख रोजगार देने के वादे पर सवाल उठाए। इसके अलावा महिलाओं को 1500 प्रति माह देने की गारंटी को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि यह वादा अब भी अधूरा है। किसानों, बागवानों और युवाओं से जुड़े कई अन्य वादे पूरे नहीं किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिला। उन्होंने पूछा कि यह राशि आखिर कहां खर्च हुई और किसे फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार अपनी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करने जा रही है। अर्थात यूं कहा जाए कि इस सरकार के काम करने का अब ये अंतिम वर्ष है। बहुत सारे सवालात खड़े करके ये वर्ष जा रहा है। 3 बजट प्रस्तुत हुए, 3.5 साल इस सरकार को सत्ता में आए हो चुके हैं। जो 3 बजट प्रस्तुत हुए उनकी घोषणाओं का क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश की जनता निरंतर त्रस्त है और हर बजट में घोषणाएं की भरमार है। हम देख रहे हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, बेरोजगार युवा सड़कों के ऊपर हैं, बहनें त्रस्त हैं, किसान त्रस्त है, बागवान त्रस्त है। प्रदेश का विकास समूल बंद है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और चौथा बजट सरकार का प्रस्तुत हो रहा है। वो बजटीय घोषणाओं का धरती पर उतरना क्यों नहीं हुआ, ये हिमाचल की जनता जानना चाहती है। जो बजट पास हो वो बजट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार की और नालायकी है या अधिकारियों की नालायकी है? 2022 में सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़ा विहंगम घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया और सत्ता में आने के बाद उसको सरकारी दस्तावेज के रूप में कैबिनेट ने स्वीकार किया। वो दस्तावेज उसका क्या हुआ? वो बेरोजगार युवकों की गारंटी का क्या हुआ? जो 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी मिलनी थी, पहली कैबिनेट में मिलनी थी, उसका क्या हुआ? 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में पहले साल में मिलने थे, उसका क्या हुआ? 28 लाख बहनों को 1500 रुपया पहली कैबिनेट में मिलना था, उसका क्या हुआ? किसानों की घोषणाएं, बेरोजगार युवकों की घोषणाएं, विकास की घोषणाएं, वो सब धरी के धराई रह गई और अब चौथा बजट सामने आ रहा है। एक और सवाल खड़ा, 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, वो कहां लगाया? कहां कहां मित्रों को लाभ पहुंचाए गए, परंतु जनता त्रस्त रही। सवाल और भी खड़ा होता है,
आपने डीजल के ऊपर वैट लगाया, आपने स्टैंप ड्यूटी के रेट बढ़ाए, आपने और रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई, आपने एचआरटीसी के किराए बढ़ाए, आपने बिजली के दामों में भयानक बढ़ोतरी की, आपने पेयजल का दाम बढ़ाए, आपने और महंगाई चरम सीमा के ऊपर पहुंचाते हुए सीमेंट के दाम बढ़ाए और अनेक चीजों के ऊपर आपने सेस लगाया, परंतु जनता को सुविधा के नाम पर ठेंगा मिला। ये सारे सवालात आज चौथे बजट के समय माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार के सामने खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम खराब बना हुआ है। जनजातीय और ऊपरी इलाकों में बादलों की आवाजाही और हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है। कुछ क्षेत्रों में ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित रोहतांग, तर्रा समेत कई चोटियों पर हल्का हिमपात भी दर्ज किया गया है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के चलते बड़ी दुर्घटनाएं टल गई है। विशेष रूप से अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के पास फंसे करीब 320 वाहनों को सुरक्षित बाहर निकालकर मनाली की ओर भेज दिया गया है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन और राहत टीमों के समन्वय से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। विभाग ने 18 मार्च की रात से लेकर 21 मार्च की सुबह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में व्यापक बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए चेतावनी भी जारी की है। 18 और 19 मार्च को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 19 मार्च को कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 19 और 20 मार्च को चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 20 मार्च को मंडी और शिमला जिलों में इसी तरह की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 और 23 मार्च को भी प्रदेश के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। उधर भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग में धुंधी क्षेत्र में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 36 घंटे बाद सफलतापूर्वक पूरा किया गया। राहत और बचाव दलों ने कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे बड़ी राहत मिली। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने से बचे और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम के और अधिक बिगड़ने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर रखी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन के दौरान राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखी। सत्र के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति और सरकार द्वारा लिए गए हालिया फैसलों पर जानकारी दी। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कैबिनेट रैंक समाप्त करने का निर्णय पूरी तरह से उचित है। उन्होंने इसे एक साहसिक और जिम्मेदार कदम बताते हुए कहा कि सरकार ने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल कैबिनेट रैंक प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा ही वापस नहीं लिया है, बल्कि वेतन में 20% की कटौती भी लागू की है। यह कदम सरकार की वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विनय कुमार के अनुसार सरकार ने यह निर्णय जनता के बीच बढ़ती आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि आर्थिक बोझ को कम किया जा सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने से पहले अपने कार्यकाल की नीतियों और फैसलों पर भी नजर डालनी चाहिए। विपक्ष को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। यह वाकया विनय कुमार द्वारा कहा गया। प्रिविलेज मोशन को लेकर भाजपा द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए विनय कुमार ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा बेवजह मुद्दों को टूल देकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर कार्य कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान दोनों प्रमुख दलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। किस बात का झूठ बोल रहा है? बजट में झूठ कहते हैं, घोषणाओं में झूठ कहते हैं, ये आरोप भाजपा लगा रही है। भाजपा अपने गिरबान में झांक के देखे कि वो क्या करती है और क्या बोलती है, और
जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी सीमित संसाधनों में भी प्रदेश को चलाना एक चुनौती है जो वो कर रहे हैं। आपको लगता है भाजपा राजनीति कर रही है पूरे मामले में? भाजपा टोटली राजनीति करती है और क्या करती है। मैं तो ये समझता हूँ कि भाजपा का कुछ भी सत्य पे आधारित नहीं है और वो महज सिर्फ क्योंकि ऑपोजिशन की भूमिका भी अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हम गलत आंकड़ों के साथ प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। विनय जी, आपकी सरकार है? नहीं, ऐसा है कि आज की स्थिति को देखते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है वो बिल्कुल जायज़ है और सभी लोग इससे सहमत हैं। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की वितरण व्यवस्था को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानियों के बीच भाजपा के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एलपीजी जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों से आम जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। केशव चौहान ने कहा कि जिले की कई गैस एजेंसियों में लोगों को सुबह से शाम तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई लोगों के मोबाइल पर ओटीपी तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण सिलेंडर की डिलीवरी में भी देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्याओं के कारण आम जनता को अनावश्यक परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा है कि सरकार और प्रशासन को इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर गैस वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना चाहिए, ताकि लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर मिल सके और उन्हें लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। केशव चौहान ने कहा कि एलपीजी गैस हर घर की जरूरत है और इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ढाबा संचालकों और रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी समस्या में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों का व्यवसाय पूरी तरह गैस आपूर्ति पर निर्भर करता है। ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए ताकि उनका कारोबार सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी। केशव चौहान ने कांग्रेस नेताओं को भी सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें बिना सोचे समझे केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में एलपीजी गैस की कमी नहीं है और गैस की उपलब्धता प्राप्त है। यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य के भीतर वेतन व्यवस्था को बेहतर बनाए और लोगों को समय पर गैस उपलब्ध करवाए। कांग्रेस के कुछ तथाकथित नेता अफवाहें फैला रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कमी हो गई है, गैस एजेंसियों पर लाइनें लगी हुई है और अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही है, जनता के बीच में फैलाई जा रही है। तो मैं इन सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की गैस सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैस एजेंसियों पर लाइनें लग रही है, लोगों को असुविधा हो रही है, तो उसका समाधान प्रदेश की सरकार को निकालना है। इस प्रकार की असुविधा ना हो, प्रदेश सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। मिडिल ईस्ट में इतना भारी संकट होने के बावजूद भी केंद्र की सरकार ने वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करके अनेकों और देशों से गैस की सप्लाई को सुनिश्चित किया है ताकि प्रदेश की जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। भारतीय जनता पार्टी सभी होटल संचालकों के साथ, ढाबा संचालकों के साथ, रेस्टोरेंट संचालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन प्रदेश की जो सरकार है वो अफवाहें फैलाने में और उनके जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अफवाहें फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी प्रकार की असुविधा किसी भी कारोबारी को ना हो, उसके लिए ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी सभी जो कारोबारी है, ढाबा संचालक है, रेस्टोरेंट वाले हैं या फिर होटलियर्स हैं, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्र सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता इन कारोबारियों को, इन लोगों को और प्रदेश की सरकार को दी जा रही है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को संवेदनशीलता से ध्यान देते हुए और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता अफवाहें फैला रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए
और उन्हें जो असुविधाएं जनता को हो रही है, हमारे प्रदेश के लोगों को हो रही है या कारोबारियों को हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कांगड़ा जिले में जल्द ही नए पालना केंद्र शुरू किए जाएंगे ताकि जरूरतमंद शिशुओं को सुरक्षित आश्रय मिल सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग बच्चों के संरक्षण और देखभाल को लेकर लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में जिले में पालना केंद्र स्थापित करने की योजना पर कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पालना केंद्र उन नवजात शिशुओं के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें किसी कारणवश उनके माता पिता या परिजन छोड़ देते हैं और उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। इन केंद्रों के माध्यम से शिशुओं को समय पर चिकित्सा सुविधा, पोषण और देखभाल उपलब्ध कराई जाती है। अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कई बार सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण कुछ लोग नवजात शिशुओं को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ छोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से पालना केंद्रों की स्थापना की जाती है। उन्होंने बताया कि इन पालना केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही किसी शिशु को पालना केंद्र में छोड़ा जाएगा, तुरंत वहां तैनात स्टाफ को सूचना मिल जाएगी और बच्चे को तत्काल चिकित्सा जांच और आवश्यक देखभाल प्रदान की जाएगी। इसके बाद बच्चे को बाल संरक्षण प्रणाली के तहत आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पालना केंद्रों की जहाँ तक बात है, जिला कांगड़ा के लिए जो 50 पालना केंद्र जो है आंगनबाड़ी कम क्रश सेंटर, ये स्वीकृत हुए हैं अभी हाल ही में और उनकी जो है वो संचालन प्रक्रिया भी जो हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके मुताबिक जो वो CDPOs को जो है वो हर ब्लॉक लेवल पे जो उनको हम निर्देश जारी कर रहे हैं कि वहाँ पालना केंद्रों को जो है वो उनके संचालन के लिए वहाँ जो है वो एक क्रच वर्कर और एक क्रच हेल्पर, इसकी नियुक्ति वहाँ की जानी है। तो वो उनके स्तर पे जो होगी, जिसमें एक सिलेक्शन कमेटी रहेगी, वहाँ लोग आवेदन कर सकते हैं और वो नियुक्तियाँ होने के बाद उन पालना केंद्रों का जो कार्य जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाए। वहाँ पे 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो हैं वो जितने हमारे उस एरिया की कामकाजी महिलाएं, हमें मालूम है कि जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं हमारे समाज में ज़्यादातर, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि उनका वेज लॉस ना हो या उनकी जो भी वो कार्य करती हैं वो छूट ना जाए, तो बच्चों की देखभाल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये आंगनबाड़ी कम क्रश सेंटर का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसके अंतर्गत जो है वो बच्चों को 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे जो वहाँ पे वो महिलाएं छोड़ सकती हैं और उन बच्चों को न्यूट्रिशन और उनकी पूरी देखभाल उन आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी। और जो 3 साल से बड़े बच्चे होंगे उनके लिए जो है वो प्री लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें खेल के माध्यम से या एक्टिविटी के माध्यम से उनको वहाँ पे गतिविधियाँ भी प्री लर्निंग के लिए करवाई जाएंगी। ये ज़्यादातर जो हमारे पालना केंद्र जो प्रपोज होकर जहाँ खुलने जा रहे हैं, ये ज़्यादातर टाउन एरियाज में, क्योंकि जहाँ से महिलाएं जो है वो कामकाजी ज़्यादा महिलाएं हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए, उनको सुनिश्चित बनाने के लिए उन केंद्रों को जहाँ टाउन एरियाज हैं वहाँ पे खोलने के लिए प्रस्तावित है, जो स्वीकृति हमें मिली। ये कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ये निःशुल्क है। तो कोई भी जिनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं उस पालना केंद्र में वो अपने बच्चों को सुबह छोड़ सकते हैं, 5 बजे तक वो पालना केंद्र जो है वो चलेगा। हाँ, जो पहले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं उनके जो ऑनरेरियम है उसमें 1500 रुपये जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऑनरेरियम में बढ़ोतरी होगी और 750 रुपये सहायिका के ऑनरेरियम। जबकि जो 2 अतिरिक्त क्रच वर्कर और हेल्पर रखी गई, तो क्रच वर्कर के लिए 5500 रुपये प्रति माह का ऑनरेरियम इसमें रहेगा और 3000 रुपये जो है वो क्रच हेल्पर के लिए, तो उनको उनके कार्य के लिए उनको ये मिलताना प्रदान किया। योग्यता इसमें जो है वो आंगनवाड़ी क्रच के लिए और जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए योग्यता है, इसकी पूरा जो है वो संचालन प्रक्रिया में दिया गया है कि मिनिमम +2 जो है वो पास होनी चाहिए। ये बाल विकास परियोजना जो अधिकारी के हमारे हर ब्लॉक स्तर पर जो कार्यालय है वहाँ वो अपना आवेदन कर सकते हैं, जब वो इसको एडवर्टाइज करेंगे।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में प्रिविलेज मोशन को लेकर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उसे हिमाचल विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा लगातार बेबुनियाद मुद्दे उठाकर सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास कर रही है, जबकि राज्य सरकार जनहित के कार्यों पर गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, न कि केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी चाहिए। सीएम ने वित्तीय मुद्दों पर भी विस्तार से बात करते हुए बताया कि केंद्र से प्राप्त आरडीजी के तहत मिले करीब 17,000 करोड़ रुपए का उपयोग प्रदेश सरकार ने आम जनता के हित में किया है। उन्होंने कहा कि इन पैसों से लंबित एरियर और पेंशनरों के वेतन का भुगतान किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो रही है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं अधूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने इन योजनाओं में धन लगाकर उन्हें सफल बनाया और धरातल पर उतारा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी योजना को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के हित सर्वोपरि है और सरकार उसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। विधानसभा में जो क्वेश्चन की लिस्ट में थे जो पिछले कई सालों से चल रहे थे, उनको मैंने कहा कि तुरंत प्रभाव से जो लिस्ट सबमिट की गया उनको हटा दिया जाए सर। तो उस पर एक्शन के लिए मैंने अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए। आज या शाम तक उस पर एक्शन हो जाएगा। क्या कि सोशल मीडिया और उस पर डिसेंट ड्रेस पहनी जाए, कोई ऐसी ड्रेस कोड कोई किस प्रकार की ड्रेस कोड पहनी जाए, इस प्रकार का कोई ड्रेस कोड किसी को भी नहीं लागू किया जा रहा है। सिर्फ जो 2021 की इंस्ट्रक्शन थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि सोशल मीडिया में कई प्रकार के ऑफिसर्स जाते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन किया गया है, ताकि जो सोशल मीडिया पर जो ऑफिसर्स जा रहे हैं वो सोशल मीडिया में ना जाए, और जिसने जो ड्रेस पहननी वो पहने। डिसेंट ड्रेस जो भी पहनना चाहता है, जो भी देश में ड्रेस प्रचलित है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। प्राकृतिक खेती पिछले वर्ष से स्टार्ट हुई तो 90 रुपये किलो के हिसाब से लोगों को भी पता लगा। उन्होंने उन चीज़ों को कहा जिसमें हम किसानों के हाथ में पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, और किसानों को कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक रूप से गेहूँ उगाया जाएगा, ये सब पिछले वर्ष की योजनाएं हैं। एक वर्ष बाद फसल आती है तो उतने ही चीज़ें खरीदी जाएगी। तो ये निश्चित तौर पर इस जब व्यवस्था परिवर्तन इस क्षेत्र में कृषि के में होगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2, 4 साल, 5 सालों में ये इससे आय के साधन किसानों के बढ़ेंगे। अब उन चीज़ों को कहना कि हिमकेयर में हमने 1000 करोड़ दिया, इनके समय कितना था? 350 करोड़ था। हमने सहारा में 202 करोड़ दिया। इनकी प्रोग्राम जो अच्छी योजना है उसमें पैसा तो हमारी सरकार ने दिया, गिना रहे थे कि हमने स्टार्ट की। इसी तरह हम जो हमारी योजनाएं अभी चली है, इसका लाभ सीधा किसानों को हो रहा है, इसका फायदा उनको। ऐसा है कि ये राजनीतिक में ना, राजनीतिक तरीका अपनाने का एक तरीका होता है। खबर कैसे बने खबर कैसे बने, तो आंकड़े तो उन्होंने गलत रखे। हमारे समय में 40 करोड़ गया, वो भी उन्होंने आपके सामने रखा। फिर ये भी बोले कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, वो भी उन्होंने गलत कहा। फिर तीसरी बात उन्होंने गलत सहारा योजना की गलत कह दी। तो ये ना स्टैंडिंग लैंग्वेज होती है। अब वो उनको दिखता है कि क्योंकि विडम्बना ये है कि भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है, और उसके कारण जयराम ठाकुर जी को जो उनके गुट के कुछ MLA उनके साथ चल रहे हैं, वो कहीं खिसक ना जाए, तो वो हमेशा हर दिन ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदेश में मैं ही एक नेता हूँ जो सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। क्योंकि इनके जो दूसरे गुट के लोग हैं, दिल्ली में जाके दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को ये बोलते हैं कि जी वहाँ विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। अब कर इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ये आपस में 5 गुटों में बटे हुए हैं। जयराम जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। जयराम जी को आप भी देखते हैं कि वो फट से ऊपर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में ग्रुप चलते हैं, 4 हो या 5 गुट है, उन्हें उसमें तनाव नहीं आना चाहिए। और इस तरह भी तनावग्रसित रहकर राजनीति नहीं चलती।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी जो है वो सिर्फ अपना विधायक दल के नेता पद को बचाने के लिए जोर जोर से बोलकर और बात काटकर अपनी बात को प्रकाशन के माध्यम से आगे लाना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता का माध्यम। देखो 1000 करोड़ रुपए की खाली बिल्डिंगें जयराम ठाकुर जी ने अपने ठेकेदारों ना ही लूटने देंगे, ये हमारा मॉडल है। और इसीलिए हम जो योजनाएं ला रहे हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हम क्रांतिकारी, तो इन सब चीज़ों को हम लाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम जी ठाकुर जी के समय जो गवर्नेंस अगर अच्छी करना चाहते हैं, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। अगर उनका अच्छा प्रशासन होता तो चुनावों से पहले 5000 करोड़ की रेवड़ियाँ बांटने के बाद भी वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। तो मैं गवर्नेंस की बात ये कहना चाहता हूँ कि 70,000 करोड़ के लगभग 70,000 करोड़ के लगभग 48 से 54,000 करोड़ के बीच में उन्हें आरडीजी मिली है और तकरीबन 13 से 16,000 के करीब उनको जीएसटी कंपनसेशन मिला है। जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी सरकार छोड़ के गई थी, उसमें हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार पर 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। अगर 70,000 करोड़ में से वो पूरा 48,000 करोड़ रुपया माफ़ भी कर देते तो भी उनको 23,000 करोड़ रुपया उनके पास बचता था। हमें कितना मिला 3 साल में? आरडीजी के इन 70,000 करोड़ के मुकाबले में हमें 17,000 करोड़ रुपए मिला। कितना मिला? 17,000 करोड़ मिला। तो 17,000 करोड़ में हमने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का एरियर भी दिया, 70 साल वालों को पूरा एरियर भी दिया, डीए की किस्तें भी दी। और अब इन्होंने क्या किया? ठीक कहते हैं कि जयराम ठाकुर जी ने अगर जाना था केंद्रीय वित्त मंत्री से और होम मिनिस्टर से मिलकर, तो मुझे भी साथ लेकर चलते, मैं तो बोल रहा था। अब वो गए होंगे, वो चाह रहे होंगे कि किसी तरह हमें आगे धन ना मिले। अब आरडीजी तो अब मिलनी नहीं, लेकिन रुकवाने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है वो बार बार विधानसभा में जरूर बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है, और आजकल तो शब्दों का इस्तेमाल भी वो कुछ गुस्से में आके करने लगे, पर मैं उनके शब्दों का बुरा नहीं मानता। तनाव में ऐसी बातें और गुस्से में ऐसी बातें निकल जाती है। बाद में रात को जब वो शांति से सोएंगे तो वो ये याद करेंगे कि मैंने गलत बोला है। भारतीय जनता पार्टी के जो संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल महोदय हैं, वो सरकार के जो भी भाषण होता है, ये प्रथा है कि उसके अक्ष को पढ़ते हैं। उन्होंने नहीं पढ़ा तो ये गवर्नर साहब के भाषण से जीत कर नीति को लेकर चले। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है? आप बताइए। आरडीजी बंद हुई, ये साथ नहीं चल रहे। आपदा प्रभावित परिवारों को 10 विषयों से लेकर 1 बीघा जगह लेने का अधिकार केंद्र हिमाचल सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है। ये उस कानून को परिवर्तन करने नहीं चले, केंद्र में इनकी सरकार है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और एक तीसरी बात है कि जो हमारे राइट्स है, जो पानी के रूम में हमारे राइट्स है, उसमें हमारे साथ नहीं चल पड़े। तो हिमाचल विरोधी भाजपा वह है, ये सरकार विरोधी नहीं है। सरकारें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, मंत्री बनते रहेंगे, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। तो ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हमारा प्रदेश है, 75 लाख लोगों का प्रदेश है। इसमें हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही हमारी सोच है, यही हमारा व्यवस्था परिवर्तन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज हुआ। सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, जिससे पूरे विधानसभा परिसर का माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर पिछले 3 वर्षों से सदन के भीतर और बाहर भ्रामक और असत्य बयान देने के गंभीर आरोप लगाए। इसी को आधार बनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को नियम 75 के तहत प्रिविलेज मोशन का नोटिस सौंपा गया। मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से पारदर्शिता और सत्य निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार इन मूल्यों पर खरी नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जैसे उच्च पद की गरिमा का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन सरकार के पास ना तो ठोस उपलब्धियां है और ना ही तथ्यों पर आधारित जवाब। विपक्ष ने अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं से जुड़े
आंकड़े भी सामने रखे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान निधि देने की योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बताए गए 35,687 लाभार्थियों को 7.42 करोड़ रुपए के खर्च का गणित मेल नहीं खाता। उनके अनुसार वास्तविक मासिक खर्च करीब 5.35 करोड़ बैठता है, जिससे संकेत मिलता है कि लाभार्थियों को बहुत सीमित अवधि के लिए ही भुगतान किया गया, जबकि प्रचार प्रसार पर भारी खर्च किया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि 4,131 अनाथ बच्चों में से केवल 114 को ही शैक्षणिक भ्रमण का लाभ दिया गया, जबकि बाकी बच्चों को नजरअंदाज किया गया, जो सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। कृषि क्षेत्र में भी सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की। ऑर्गेनिक फार्मेसी और गोबर खरीद योजना को लेकर उन्होंने कहा कि मात्र 0.18% किसान ही इन योजनाओं से जुड़े हैं और एक किसान को साल भर में औसतन केवल 862 रुपए का भुगतान हुआ है, जो इन योजनाओं की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाता है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय विज्ञापनों और होल्डिंग्स के जरिए अपनी छवि चमकाने पर अधिक है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रही है। देखिए, जो मैंने अंदर बात कही वो हकीकत है। एक तो बड़ी साफ बात है कि जो राज्यपाल महोदय जी ने अभिभाषण 2 मिनट 7 सेकंड में पूरा कर दिया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जिस भाषा का इस्तेमाल फेडरल स्ट्रक्चर में इन्हें केंद्र सरकार के प्रति किया, वो राज्यपाल महोदय जी को पढ़ना किसी तरह से उचित नहीं लगा और इसलिए मैं उनके फैसले को उचित मानता हूँ। हल्की फुल्की बात तो टिप्पणी के रूप में कहीं आती है, कही जाती है, लेकिन आप पैरा 1 से 16 तक लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ जो गंभीर टिप्पणियां करके जो है उस अभिभाषण का हिस्सा बनाए हैं, तो वो संभव नहीं था। और इसलिए मैंने इस बात को कहा कि हमने इससे पहले भी देखा विधानसभा के अंदर कई बार राज्यपाल महोदय जी अस्वस्थ होते हैं तो पूरा लंबा अभिभाषण नहीं पढ़ पाते हैं, वो एक परिस्थिति होती है। कई बार एक आयु के हिसाब से राज्यपाल महोदय जी खड़े होकर के उतना लंबा नहीं बोल सकते हैं जितना अभिभाषण बनाया होता है, लेकिन अब की बार ऐसी स्थिति थी नहीं। राज्यपाल महोदय जी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, वो पूरा अभिभाषण पढ़ सकते थे। पिछली बार भी उन्होंने पूरा अभिभाषण पढ़ा, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल उस अभिभाषण में किया गया, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं था और इसलिए राज्यपाल महोदय जी के उस फैसले को लेकर के मैं सहमत हूँ। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है ये है कि अभिभाषण में आपके पास उसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए केंद्र सरकार को कोसना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार को कोसना और विपक्ष के नेता को प्रदेश में कोसना, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। आपका चौथा अभिभाषण है ये, राज्यपाल महोदय जी का चौथा अभिभाषण, यानी कि प्रदेश सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है, 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र उसमें होता, लेकिन उपलब्धि के नाम पर जब कुछ है नहीं, 4 शब्द नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये स्थिति बनी है कि प्रदेश सरकार में 4 साल के कार्यकाल में जो पूरा होने जा रहा है उसमें कोई उपलब्धि ना होने के कारण यह अभिभाषण जो है बिल्कुल गरिमा में नहीं था और ना ही इसमें किसी ये प्रदेश सरकार की किसी योजना का इस प्रकार से जिक्र करने की स्थिति बन पाई, क्योंकि जिक्र तभी किया जाना संभव है अगर सरकार ने कुछ किया होगा। और पूरा 3.5 साल का कार्यकाल जो अभी तक बीता है, हिमाचल प्रदेश में सारे विकास कार्य ठप, संस्थान बंद और उसके बाद केंद्र सरकार को कोसना और प्रदेश के विपक्ष के नेता को कोसना, यही इसके सिवाय इस सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। ऋण 1,10,000 करोड़ रुपए से पार हो गया, लेकिन काम जमीनी स्तर पर शून्य है, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि सरकार आखिरकार किस दिशा में जा रही है। सर, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने 1,000 करोड़ के भवन बना दिए और अपने मित्रों को खुश किया गया। लेकिन ऐसा देखिए, ये गीत जो है पिछले
3.5 साल से हम सुन रहे हैं, जब से वो बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। अगर 1000 करोड़ रुपए के भवन हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार ने बनाए हैं तो जनता की मांग पर बनाए हैं। कोई ऐसा भवन हमको बता दे जो जनता की इच्छा के विरुद्ध बनाए हो, या वहां के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक की इच्छा के विरुद्ध उनके कहने के बिना बनाए हो। जो कुछ भी किया है जनहित में किया है, जनता के कहने पर किया है, जनप्रतिनिधि के कहने पर किया है। और प्रदेश में अगर हमने वो भवन बनाए हैं, वो पूर्ण करने के पश्चात जिस काम के लिए बनाए हैं, तो इस प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी, कांग्रेस की सरकार की जिम्मेवारी ये बनती थी कि उसके लिए वो डेडिकेट करे पूर्ण करने के बाद, और उसको फंक्शनल करे, ऑपरेशनल करे। और अगर स्कूल बना है तो स्कूल वहाँ पर चले, कॉलेज बना है तो कॉलेज वहाँ पर चले, और जिस पर्पज़ के लिए भवन बनाया गया उस पर्पज़ को पूरा किया जाए। ये सरकार की एक गवर्नमेंट इन कॉन्टिन्यूटी की एक जो है एक स्पिरिट होती है, जिसको पूरा करना चाहिए था। उसको बंद करके, उसको ताला लगा करके जो है वो कतई भी उचित नहीं है। काश ये उस वक्त किया होता जब उनको मालूम था कि ओडीआई की लिस्ट में है ये, और इनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, रीएम्प्लॉयमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सालों तक वो चलते रहे। ये बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से चेयरमैन कैबिनेट रैंक के साथ चलते रहे, सीपीएस बना करके कैबिनेट के दर्जे के साथ दंदनाते रहे, पायलट के साथ एडवाइजर चलते रहे इनके, और अब कहते हैं कि कैबिनेट रैंक हमने समाप्त कर दिया। और उसी तरह से उन्होंने एक्सटेंशन का पूरा पैसा ले लिया, जितनी सेवा उन्होंने करनी थी, यानी कि अपना कार्यकाल बढ़ाने के बाद जितना काम करना था वो कर दिया। और उसके बाद ये भी प्रश्न पैदा होता है कि जो असाइनमेंट उनको दिया था उसमें भी ओडीआई अधिकारी होने के नाते उनकी भूमिका क्या रही, वो भी जांच का विषय बनना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री इस पर कहते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने ही एक्सटेंशन दी, आपने ही रीएम्प्लॉयमेंट दी, और उसके बाद आज आपको ये जागृति आई है, आप नींद से जागे हैं। तो तनाव मुक्त हूँ पूर्ण रूप से, तनाव में कभी नहीं रहा, लेकिन बार बार उनका हमेशा ये कहना कि तनाव में है, चिंता में है। हम बिल्कुल चिंता मुक्त। चिंता में तो मुख्यमंत्री जी आप हैं, क्योंकि आपके ही मंत्री इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। सरकार बनाने का श्रेय, आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन सरकार बनाने का श्रेय किसी और को दे रहे हैं कि इनकी वजह से सरकार बनी है। अगर ये नहीं होते तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनने से कोई नहीं रोक सकता था। यानी कि मुख्यमंत्री का खास मंत्री जो खुलेआम मीडिया के सामने इस बात का जिक्र कर रहा है और भाषण में भी अपना जिक्र कर रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कारण सरकार बनी है और किसी और के वजह से सरकार नहीं बनी है। आखिरकार वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री इस संदेश को कैसे लेते हैं, मैं उन पर छोड़ देता हूँ।